नमस्कार, मैं पुष्पा कंवर एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, जो रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उससे मैंने लिया है, कक्षा 10 की किताब से। एकदम ऑथेंटिक है और इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप चाहें तो इसे अपने पेन कॉपी ले सकते हैं पास में और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो को देखकर मतलब एक बार देखिए, दो बार देखिए, जितनी बार आप देखना चाहते हैं उतनी बार देखिए। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको पढ़ना है। देखिए, और अब रिट मेंस में महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान भाषा और साहित्य। आप इसको जूम करके देख सकते हैं जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो राजस्थानी भाषा का विकास देखिए संस्कृत, प्राकृत, पाली और प्राकृत और अभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। तो राजस्थानी भाषा के और बोलियाँ, इसमें सबसे पहले जो 913 ईस्वी में 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी की जो कुवलयमाला है उसमें 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो उद्योतन सूरी की एक किताब है कुवलयमाला, उसमें 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें एक मरु भाषा भी है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। और इसमें सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने किया था। कब किया था? 1912 में। और अपनी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भाषाओं का सर्वे, उसमें किया था। और जो राजस्थान में अभी भाषाएं प्रचलित है वो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी क्या है? विभिन्न उपबोलियाँ हैं। जो मरु भाषा है उसकी उपबोलियाँ या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जा सकती हैं। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और ये सारी इसकी क्या है? बोलियाँ। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? तो मुख्य रूप से क्या है, 11वीं 12वीं शताब्दी में इसका उद्भव माना जाता है। परंतु जो 16वीं सदी है, कौन सी सदी? 16वीं सदी। तो उसके बाद में राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। मतलब शुरुआत तो 11वीं 12वीं सदी में हो गई, लेकिन स्वतंत्र भाषा के रूप में 16वीं सदी के बाद में हुआ। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी कौन रही है? वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है उससे सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, लेकिन अपनी जटिलता के कारण ये लौकिक संस्कृति में परिवर्तित हो गई। और उसमें दुरूहता दुरूहता मतलब जो कठिनाई, बोलने में कठिनाई आती थी, उसके फलस्वरूप आगे जाकर ये पाली में बदल गई। और पाली से फिर क्या, इसका रूप प्राकृत ने ले लिया। प्राकृत मतलब जो सामान्य बोलचाल में जो लोग इसका प्रयोग करते हैं वो। जैसा कि माना जाता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मतलब कठिनता से सरलता, जो शब्द कठिन होते हैं उन्हें हम अपने हिसाब से सरल कर लेते हैं। जैसे हम मारवाड़ी भाषा में कोई शब्द होता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई भी शब्द में ले लीजिए आप। अब जैसे हम पानी पानी बोलते हैं तो हमें थोड़ा जोर आता है बोलने में, तो हम पानी सीधा ही बोल देते हैं अपने लैंग्वेज में। तो हम उस भाषा को अपने हिसाब से सरल कर लेते हैं। उसके बाद में अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद में क्या है, जो तीन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सी? तीन। एक तो है सोरसेनी अपभ्रंश, एक है नागर अपभ्रंश और एक है मरु गुजरी। तो जो हमारी राजस्थान की भाषा है उसको मरु गुजरी अपभ्रंश कहा गया है। अधिक मत इसके हैं, मतलब मत बहुत ज़्यादा है इसके कि इसे मरु गुजरी अपभ्रंश कहा जाए। और गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। मरु अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजरी से गुजराती। अब देखिए, आपने अगर गुजराती भाषा सुनी होगी तो आपको पता चलेगा कि गुजराती भाषा और जो राजस्थानी भाषा है उसमें बहुत सारे शब्द क्या है? समान है। उनमें समान बातें पाई जाती हैं, समान शब्द पाए जाते हैं। अब क्षेत्रीय बोलियां। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग किए इसके। कौन से? एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी 2 भाग की हैं। तो आप पश्चिमी राजस्थानी को कैसे याद करेंगे? देखिए, पश्चिमी राजस्थानी में 4 भाषाएं हैं, बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वांगड़ी और शेखावटी। आप इसे याद करेंगे मामे बाशे। मामे बाशे 4-5 बार बोलेंगे। मामे बाशे कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। मामे बाशे कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावाटी। तो मामे बाशे कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। अब देखिए, ये आ गई आपकी पूर्वी राजस्थानी। इसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ और अहिरवाटी। इसको आप कैसे याद करेंगे कि ढूंढा पूर्व में ढूंढा, पूर्व में ढूंढा किसको? पूर्व में ढूंढा हाड़ा को, मेवात के अहिरने। पूर्व में ढूंढा हाड़ा को, मेवात के अहिरने। ये हो गया आपकी पूरी बोलियां। पूर्व में ढूंढा
हाड़ा को मेवात के अहिरने। अब जो मुख्य बोलियां हैं वो कौन सी है? मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी। तो मारवाड़ी, मारवाड़ी मुख्य रूप से राजस्थानी बोली को हम लोग संयुक्त नाम दिया जाए तो उसे मारवाड़ी कहा जाता है। जो पश्चिमी राजस्थानी बोली है ये चारणों की भाषा है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा है ये चारणों की भाषा है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। क्यों राजस्थानी का पर्याय माना जाता है इसे? क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा, इसलिए मारवाड़ी की पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है वो मारवाड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी उससे जोड़ा गया है। आज इस बोली क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ हिस्सा आता है, जिसे थड़ी और गोडावली क्या इसकी उप बोलियां हैं। किसकी? मारवाड़ी की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मारवाड़ी की उप बोली कौन सी है? थड़ी और गोडवाड़ी। अब आ गया मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ के क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। और जो मोतीलाल मेनारिया हैं उन्होंने मेवाड़ी मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है। जो मेवाड़ी है ना उसको मारवाड़ी की उपबोली माना है। किसने? मोतीलाल मेनारिया ने। आधुनिक राजस्थान के में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। उदयपुर में चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा, यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है, और जो मैदानों में बोली जाती है उसको मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में आई ढूंढाड़ी। ये ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको पता है ढूंढाड़ जो जयपुर से संबंधित क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ कहा जाता है। ढूंढाड़ प्रदेश आमेर राज्य से संबंधित, आमेर जयपुर। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता छः का शब्द का प्रयोग होता है। मतलब इस बोली में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें 6 शब्द का प्रयोग होता है। गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। मतलब 6 शब्द का प्रयोग होता है, तो ये गुजराती के जो प्रभाव है उसको इंगित करता है, मतलब दर्शाता है। हमने पहले पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि इसमें क्या है, राजस्थानी और गुजराती में साम्यता होती है। आगे है तो ये जो तोरावटी, राजावटी और नागरचौल, ये क्या है? इसकी उपबोली है। किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। अब है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग होता है और एक हाड़ौती में। कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ क्या है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवाती, तो मेव जाति का, मेवाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मेव जाति का आधिक्य था। और अलवर भरतपुर का क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है और बोली को मेवाती कहा जाता है। जो इसके आसपास में क्या है? हरियाणा का क्षेत्र भी आ जाता है, तो कुछ उसमें हरियाणा बोली का भी प्रभाव आ जाता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अब है बांगड़ी। बांगड़ी बोली राजस्थान के वांगड़ क्षेत्र की बोली को वांगड़ी बोली कहा जाता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने वांगड़ी बोली को क्या कहा है? भीली बोली भी कहा है। अब प्रश्न आ जाए कि भीली बोली कौन सी बोली को कहा गया है? तो वांगड़ी बोली को, वांगड़ी बोली को भीली बोली कहा गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मालवी, प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी गहरा प्रभाव रहा है। मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा है। और रांगड़ी और निमाड़ी, अब प्रश्न पूछे कि रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ये है आपकी मालवी की। अब आ गया शेखावाटी। तो शेखावाटी राव शेखा जी की जन्मस्थली होने के कारण और उनके प्रसिद्ध क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ की बोली है उसको शेखावाटी कहा जाता है। चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर का कुछ क्षेत्र शेखावाटी कहा जाता है। अब है भीली बोली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। ये हम सब जानते हैं कि जो राजस्थानी जनजाति समूह है वो आज भी पहाड़ों में रहता है।
उसे कबीला संस्कृति कहा जाता है। कबीला संस्कृति मतलब वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और अपने कबीलों के अंदर रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं। आपने भी अपने गाँव में कई बार देखा होगा। इसके साथ साथ अन्य जातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत कहा जाता है। तो ये जो बोलियां होती हैं इनका निर्माण उपभाषाओं से होता है। अब देखिए जो मेन दो बोलियां हैं, जिसे तोरावटी बोली कहाँ बोली जाती है? ये जो कांतली नदी के आसपास, कांतली नदी मतलब झुंझुनू और सीकर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ये बोली जाती है तोरावटी बोली। और ये चौरासी, गढ़ चौरासी, जिसको जयपुर जयपुर और टोंक के बीच में दक्षिणी पश्चिमी जो बोली क्षेत्र है, उसमें ये चौरासी की बोली बोली जाती है। राजस्थानी साहित्य एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें उल्लेखनीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख, अभिलेख, सिक्के और मोहर आदि हैं। तो इसको क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भागों में। एक तो प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक भाग, जिसमें प्राचीन काल हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल को क्या है, वीर गाथा काल भी कहा गया है। ये 1050 से 1450 तक का काल है, इसे वीर गाथा काल कहा गया है। क्यों इसे वीर गाथा काल इसलिए कहा गया है, क्योंकि इस समय क्या है, जो पश्चिम से हमारे राजस्थान पे बहुत ज़्यादा आक्रमण होते थे और इसलिए यहाँ पर जो बहुत ही शौर्यपरक कहानियाँ लिखी गई, मतलब काव्य या फिर रासो वगैरह लिखे गए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना किसकी है? श्रीधर व्यास की है। कौन सी? रणमल छंद। इसमें प्राचीन काल में। और जैन रचनाकारों की रचनाएं भी यहाँ पे उल्लेखनीय हैं। अब इसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा गया, क्योंकि इसमें भक्ति परक जो कहानियाँ हैं, पद्य हैं, वो ज़्यादा लिखी गई, इसलिए इसको भक्ति परक काव्य कहा गया। तो कलम से मतलब जो 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 साधु संत थे या फिर जो लोग थे, उन्होंने ऐसे दोहे वगैरह लिखे या फिर ऐसी कविताएं लिखी जिससे जन सामान्य में ये बातें फैली कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हम सफल हो सकते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से संप्रदाय प्रमुख थे। रामस्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व निर्गुण उपासना पर बल दिया। ये जाति व्यवस्था को और भेदभाव को नहीं मानते थे, इसीलिए इस समय कहा गया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। मतलब इन्होंने कहा कि जात पात किसी को नहीं पूछनी चाहिए, जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु सिर्फ उसको पूछते हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि आप कौन सी जाति में जन्मे हो या फिर आप का नाम क्या है। अब इसमें प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? वीर भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी, माधवदास ददीबड़ा की रामरासो, ईसरदास की हरिरस और देवयान सायाजी झूला की नागदमन। ये कौन सी है? ये भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं। आप इन भक्ति जो रचनाएं हैं, इनका नाम अच्छी तरह से रट लीजिएगा। आपको इनमें से प्रश्न रिट के अंदर देखने को ज़रूर मिलेंगे और आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने जो मेन चीज़ें थी वो ही इसमें लिए हैं, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी, माधवदास दत्तवाड़िया की रामरासो और ईसरदास की हरिरस और द दवियाण साई जी की झूला की नागदमन, ये प्रमुख है। उसके बाद में आ गया उत्तर मध्यकाल। ये श्रृंगार रीति एवं नीतिपरक कविताएं इसमें लिखी गई। तो इसमें क्या है, सबसे पहले काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में जो काव्य शास्त्र है उससे संबंधित मच्छाराम ने रघुनाथ परक प्रस्तुत किया। और इसमें नीति परक में रजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि ये प्रमुख है। तो ये तो हो गई आपकी पूर्व मध्यकाल में और ये उत्तर मध्यकाल में। अब आ गया आपका आधुनिक काल, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त। आधुनिक काल में क्या है, बहुत सारे विषय लिए गए और बहुत सारी विधाओं का प्रयोग किया गया और फिर इसको लिखा गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कविराज बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया, जिनकी क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा। अब देखिए जो आधुनिक काल में रचनाएं हुई वो ऐसी रचनाएं हुई कि उनमें शौर्य परंपरा का अधिक देखा गया, जिससे क्या है, जो उस समय क्या है, अंग्रेजों का भारत पर शासन था। जो कविराज बांकीदास थे, उन्होंने और सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो कविताएं लिखी उनमें उन्होंने उनका वर्णन किया, जिससे क्या है, जनता में आक्रोश आया और उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह या फिर उनका सामना करने की सोची।
तो ये आधुनिक साहित्य था। अब आगे का ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।